अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल्पना कीजिए रात का अंधेरा है, आसमान में अचानक सायरन बजने लगते हैं। कुछ ही सेकंड बाद सैकड़ों मिसाइलें हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है। रडार स्क्रीन लाल हो चुकी है। दुनिया की सबसे आधुनिक सेना, सबसे महंगे हथियार और अरबों डॉलर की रक्षा प्रणाली, फिर भी डर मौजूद है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इस बार युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है। यह युद्ध है तकनीक बनाम रणनीति, पैसा बनाम धैर्य और शक्ति बनाम बुद्धिमत्ता। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अब अजय नहीं रही? आज का हम वीडियो इसको अंदाज में समझेंगे कि एक ऐसा युद्ध जो क्वालिटी पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है। ईरान और इजराइल का संघर्ष जिसमें अमेरिका शामिल है, रूस देख रहा है, चीन सीख रहा है और पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। लेकिन असली कहानी मिसाइलों की नहीं है, असल कहानी है मॉडर्न वॉरफेयर की इवोल्यूशन। आप सोच रहे होंगे ये मिडिल ईस्ट का युद्ध हमसे क्यों जुड़ा है? क्योंकि अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिलेंगी और भारत जैसे देशों को कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। इसलिए आज की वीडियो सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं बल्कि भविष्य की कहानी है। 1979 ईरान में एक क्रांति हुई। इस क्रांति ने सिर्फ सरकार नहीं बदली, पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल ली। पहले ईरान अमेरिका का करीबी सहयोगी था, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने खुद को पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ खड़ा कर दिया और यहीं से शुरू हुआ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। इसराइल पश्चिमी संबंध का हिस्सा है, ईरान विरोधी धुरी का केंद्र है। दोनों देश सीधे युद्ध नहीं लड़ते, लेकिन छाया युद्ध शुरू हो गया और मॉडर्न युद्ध अब सोचने लायक नहीं बचा। और मॉडर्न युद्ध में सीधे नहीं लड़े जाते, बल्कि इसे कहते हैं प्रॉक्सी वार, यानी आप खुद युद्ध में नहीं उतरते बल्कि दूसरे समूहों के माध्यम से लड़ते हैं। मिडिल ईस्ट में भी लेबनान, सीरिया, इराक, ये सब जियोपॉलिटिकल गैस बोर्ड बन गए हैं। यहाँ पर हर हमला सिर्फ सैन्य नहीं, स्ट्रेटेजिक मैसेज होता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, किसी देश की शक्ति तय कैसे होती है? सिर्फ सेना से नहीं, तीनों चीजें चेक करती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? ज्योग्राफी है, टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटजी है। ज्योग्राफी युद्ध की फिजिक्स है। जो देश समुद्री रास्तों को नियंत्रित करता है वही ग्लोबल ट्रेड नियंत्रित करता है। और यही कारण है कि मिडिल ईस्ट इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का एनर्जी फ्लो यहीं से गुजरता है और जहां एनर्जी है वहीं शक्ति है। अब तक हमने समझा कि यह संघर्ष कैसे शुरू हुआ, लेकिन असली बदलाव इतिहास में नहीं तकनीक में आया है। क्योंकि 21 सेंचुरी का युद्ध सैनिकों से नहीं, सिस्टम से लड़ा जाता है। आज युद्ध का मैदान जमीन नहीं, डेटा है, सेंसर है और एल्गोरिथम है। और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब हम मिसाइल चुनते हैं तो सिर्फ विस्फोट सोचते हैं, लेकिन असल में मिसाइल एक फ्लाइंग कंप्यूटर होती है। हर आधुनिक मिसाइल में 3 मुख्य सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम है गाइडेंस सिस्टम, सेकंड है प्रोपल्सन सिस्टम और थर्ड है वारहेड। यानी गाइडेंस सिस्टम यह तय करता है कि मिसाइल कहां जाएगी। जीपीएस नेविगेशन, इंटरनल नेविगेशन और ट्रेन मैपिंग, यानी मिसाइल रास्ता खुद ढूंढती है। जो सेकंड पॉइंट है प्रोपल्सन सिस्टम, यह फिजिक्स का खेल है। न्यूटन थर्ड लॉ का रूल फॉलो करता है, यानी हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट पीछे गैस फेंकता है और रॉकेट आगे की तरफ बढ़ जाता है। और थर्ड पॉइंट है वारहेड, यह अंतिम चरण है, यानी इम्पैक्ट। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में लक्ष्य डिस्ट्रक्शन नहीं है, प्रिसिशन होता है। यही ईरान की स्ट्रेटजी अलग दिखाती है। महंगे स्टेल्थ जेट बनाने के बजाय ईरान ने सस्ती लेकिन बड़ी संख्या में मिसाइलें बनाई। इसे कहते हैं सिचुएशन स्ट्रेटजी। इतनी मिसाइलें भेजो कि डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाए। अब सवाल, अगर अमेरिका के पास पैट्रियट और थार जैसे एडवांस सिस्टम्स हैं तो खतरा क्यों है? क्योंकि डिफेंस सिस्टम परफेक्ट नहीं होते। यह इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कीमत लगभग $3 to $5 मिलियन है, जबकि अटैकर्स मिसाइल कुछ लाख डॉलर्स के हैं। यानी इकोनॉमिक्स बदल जाती है। इसे मिलिट्री साइंस में कहते हैं कॉस्ट इम्पोजिशन स्ट्रेटजी। दुश्मन को आर्थिक रूप से थका दो। अब आते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर पर, यानी ड्रोन्स। पहले ड्रोन्स सर्वेलेंस के लिए थे, अब वे फ्लाइंग वेपन्स बन चुके हैं। MQ-9 रिपेयर जैसे ड्रोन्स सैटेलाइट्स कंट्रोल्ड हैं, AI असिस्ट ट्रेडिंग है और 24 आवर्स हवा में रह सकते हैं। लेकिन एक सरप्राइजिंग रियलिटी सामने आई है। सोलो ड्रोन्स को डिटेक्ट करना कभी कभी एसएल्स जेट से भी मुश्किल होता है, क्योंकि रडार हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं। धीमी वस्तु रडार नॉइज में छिप सकती हैं, यानी कम एडवांस टेक्नोलॉजी अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज। अब युद्ध टेक्नोलॉजी रेस नहीं बल्कि एडेप्शन रेस बन गया है। जो जल्दी सिखाता है वही आगे रहता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इनविजिबल नहीं होते, वे सिर्फ रडार सिग्नेचर कम करते हैं। स्टेल्थ का मतलब है रडार को ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देता है, लेकिन अगर मल्टीपल रडार फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो या पैसिव डिटेक्शन सिस्टम हो तो स्टेल्थ एडवांटेज कम हो सकता है। यही डिबेट आज मिलिट्री एक्सपर्ट्स में चल रही है। अब सोचिए, अगर कम बजट वाला देश एडवांस सिस्टम को चैलेंज कर सकता है तो इसका मतलब क्या है? चीन देख रहा है, रूस एनालाइज कर रहा है, नाटो रणनीति बदल रहा है। क्योंकि यह सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यह फ्यूचर वॉरफेयर और लेबोरेटरी बन चुका है। और शायद अगला वैश्विक युद्ध इसी से सीखे गए लेसन्स पर आधारित होगा। अब तक हमने मिसाइलें और तकनीकी की बात की, लेकिन आधुनिक युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार क्या है दोस्तों? आप जानते हैं, न मिसाइल्स और न ही परमाणु बम, बल्कि जानकारी, यानी नॉलेज और डेटा। आज युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ा जाता है मोबाइल स्क्रीन पर, न्यूज चैनलों में और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम के अंदर। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का मतलब है दुश्मन को हराने से पहले उसकी सोच को प्रभावित करना। 3 तरीके ऐसे हो सकते हैं, नैरेटिव कंट्रोल, सेकंड पॉइंट साइकोलॉजिकल प्रेशर और थर्ड पॉइंट है कन्फ्यूजन स्ट्रेटजी। अब समझते हैं वन बाय वन। नैरेटिव कंट्रोल,
कहानी कौन बता रहा है? जो कहानी नियंत्रित करता है वही परसेप्शन नियंत्रित करता है। सेकंड पॉइंट है साइकोलॉजिकल प्रेशर, यानी डर पैदा कीजिए। अगर जनता डर गई तो सरकार पर दबाव बढ़ जाता है। और थर्ड पॉइंट है कंफ्यूजन स्ट्रेटजी, सच और झूठ को इतना मिला दीजिए कि लोग तय नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत है। और यही आज मिडिल ईस्ट में हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई दावे सामने आए, F-35 गिराया गया, MQ-9 ड्रोन्स नष्ट हुए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पीछे हटे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, युद्ध के समय दोनों पक्ष सूचना को विपंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परसेप्शन से भी विक्ट्री होती है। अगर दुनिया को लगे कि सुपर पावर कमजोर हो रही है तो जियोपॉलिटिकल बैलेंस बदल सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा 3 सोर्स देखते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, सैटेलाइट इमेजरी और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। युद्ध में पहली कोजली अक्सर सच होती है। अब आते हैं एक सरप्राइजिंग कनेक्शन पर, युद्ध और स्टॉक मार्केट। जब सीज फायर की खबर आई, तेल की कीमतें गिरी, मार्केट्स ऊपर चले गए, लेकिन कुछ ही घंटों बाद खबर गलत निकली और मार्केट फिर से क्रैश हो गया। यह क्यों होता है? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। इन्वेस्टर्स भविष्य का अनुमान लगाते हैं। अगर युद्ध रुके तो इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, और अगर युद्ध यानी वार बढ़ गया तो रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए मार्केट अप्स एंड डाउन में मूव कर जाता है। मार्केट का बिहेवियर ह्यूमन साइकोलॉजी और एल्गोरिथम का मिश्रण है। आज ट्रेडिंग का बड़ा हिस्सा AI सिस्टम्स करते हैं। न्यूज हेडलाइंस, एल्गोरिथम रिएक्शन, प्राइस चेंजेस, यानी कभी कभी मिसाइल से पहले मार्केट हिलता है। दुनिया के लगभग 20% ऑयल का ट्रांसपोर्ट एक जगह से गुजरता है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। अगर यह रास्ता बंद कंटिन्यू रहा तो ग्लोबल इकोनॉमी शॉक में जा सकती है। इसलिए हम हर हमला सिर्फ मिलिट्री एक्शंस नहीं, इकोनॉमिक सिग्नल से भी जोड़कर देख सकते हैं। अब कल्पना कीजिए, चीन इस युद्ध को ध्यान से देख रहा है। क्यों? क्योंकि हर कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर स्ट्रेटजी का डाटा देता है। एयर डिफेंस परफॉर्मेंस, ड्रोन इफेक्टिवनेस, नबल अनवेलेबल है, और यह रियल वर्ल्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी बन जाती है। और शायद आज जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है वही कल एशिया और पैसिफिक की रणनीति तय कर सकता है। अब तक हमने देखा तकनीक कैसे बदल रही है, जानकारी कैसे हथियार बन चुकी है, और दुनिया क्यों इस संघर्ष को ध्यान से देख रही है। लेकिन अब कहानी का सबसे जटिल हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं तय होता, बल्कि राजनीतिक कमरों में तय होता है, जहां बंद दरवाजों के पीछे और लिए गए फैसले लाखों लोगों की किस्मत बदल देती है। अचानक खबर आती है शांति वार्ता चल रही है, 15 पॉइंट सीज फायर प्रपोजल तैयार है, मार्केट्स ऊपर जाते हैं, तेल की कीमत गिरती है। लेकिन कुछ ही समय बाद ईरान कहता है कोई बातचीत नहीं हुई है हमसे। अब सवाल, ऐसी खबरें आती क्यों हैं? तो 3 संभावना यानी प्रोबेबिलिटी इसमें शामिल है। डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना, पब्लिक ओपिनियन प्रभावित करना, और थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक रिएक्शन ट्रिगर करना। युद्ध में डिप्लोमेसी भी साइकोलॉजिकल वेपन्स बन जाती है। यहाँ जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। एक तरफ अमेरिका नेतृत्व जो एस्केलेशन रोकना चाहता है, ऐसा दिख रहा है, और दूसरी तरफ इसराइल जो सिक्योरिटी थ्रेट खत्म करना चाहता है। दोनों एलाइज हैं, लेकिन प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं। इंटरनेशनल रिएक्शंस और रिलेशन में इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डाइवर्सेंस, यानी दोस्त एक ही लक्ष्य नहीं देखते। कभी कभी एलायंस भी इंटरनल टेंशन से भरे होते हैं, और यही अनप्रिडिक्टिविटी युद्ध को खतरनाक बनाती है। एयर स्ट्राइक से तुरंत जीत मिलती है, लेकिन अगर अंडरग्राउंड टारगेट बच जाए तो अगला कदम होता है ग्राउंड इन्वेशन, और यही सबसे जोखिम भरा चरण है। क्यों? क्योंकि सैनिक सीधे खतरे में आते हैं, युद्ध लंबा हो जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ जाता है, और इतिहास बताता है ग्राउंड वार्स शुरू करना आसान है, लेकिन समाप्त करना बहुत मुश्किल और टफ है। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी विषय पर, अंडरग्राउंड मिसाइल्स सिटीज। ये क्या है? पहाड़ों के अंदर बने विशाल सन टनल्स। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो स्ट्रक्चर्स डिजाइन रीइंफोर्स कंक्रीट लेयर्स हैं, शॉक ऑब्जर्वेशन चैम्बर्स बने होते हैं, और मल्टीपल एग्जिट टनल्स होते हैं। फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है उसमें है एक्सप्लोजन एनर्जी सरफेस पर फैलती है, लेकिन गहराई में इंपैक्ट कम हो जाता है। अगर कोई बम ब्लास्ट करता है तो सरफेस के ऊपर स्काई की तरफ फैलेगा, लेकिन जमीन के अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित रह जाएंगे। यानी अंडरग्राउंड सिस्टम्स नेचुरली सील्ड बन जाते हैं। और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इसमें क्या शामिल है कि सैटेलाइट डिटेक्शन कठिन होती है, एयर स्ट्राइक्स इनइफेक्टिव होती है, सरप्राइज लॉन्च पॉसिबल है। इसलिए ट्रेडिशनल बॉम्बिंग स्ट्रेटजी यहाँ कम असरदार होती है। अतः स्थिति यह है, एयर वार जारी रहेंगी, डिप्लोमेसी अनिश्चित हो जाएंगी, ग्राउंड इन्वेशन की संभावना। दुनिया इंतजार कर रही है अगला कदम कौन उठाएगा, क्योंकि अगला फैसला सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं पूरी ग्लोबल स्टेबिलिटी तय कर सकता है। अब हम देखते हैं इतिहास, तकनीक, राजनीति और रणनीति। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि आधुनिक दुनिया में सुपर पावर होना ही जीत की गारंटी है, या युद्ध के नियम बदल चुके हैं? क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जहां बड़ी ताकत छोटे प्रतिद्वंदी से उलझकर थक जाती है, वही सुपर पावर का मतलब साफ हो जाता है कि वो हार चुके हैं। सुपर पावर का मतलब क्या होता है? विशाल सेना, अत्याधुनिक तकनीक, वैश्विक दैन्य और सैन्य अड्डे, आर्थिक प्रभुत्व। लेकिन मॉडर्न वारफेयर एक नई समस्या लाया है, इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वारफेयर, यानी दोनों पक्ष समान तरीके से युद्ध नहीं लड़ते। छोटा देश वही लड़ाई नहीं लड़ता जिसमें बड़ा देश मजबूत हो, बल्कि वह नियम बदल देता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, अगर एक खिलाड़ी शतरंज में कमजोर है तो वह खेल को बॉक्सिंग में बदल सकता है, यानी बैटलफील्ड बदल दो। यही एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी कहलाती है। एक आम धारणा है ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यानी जीत होती है, लेकिन रियलिटी अधिक कॉम्प्लेक्स है। टेक्नोलॉजी सिर्फ टूल है, जीत तय करती है एडेप्टेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स और डिसीजन स्पीड। मिलिट्री साइंस में इसे कहते हैं ओडा लूप, यानी ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट।
जो देश यह साइकिल तेजी से पूरा करता है वही एडवांटेज पाता है। अगर दुश्मन आपकी टेक्नोलॉजी को समझ ले तो आपकी ताकत कमजोर बन सकती है। अब युद्ध एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अब टारगेट पहचान सकता है, ड्रोन स्वार्म कंट्रोल कर सकता है और बैटलफील्ड को प्रिडिक्शन कर सकता है। अब आप कल्पना कीजिए सैकड़ों छोटे ड्रोन्स एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस की तरह काम करें। इसे कहते हैं स्वार्म वॉरफेयर। यह कंसेप्ट प्रकृति से आया है। जैसे मधुमक्खियों का झुंड, एक ड्रोन कमजोर है लेकिन 1000 ड्रोन्स मिलकर डिफेंस सिस्टम ओवरवेलम कर सकते हैं। साइंस इनसाइट अगर हम देखें तो एआई सिस्टम पैटर्न रिकॉग्निशन पर काम करते हैं। जितना ज्यादा डाटा उतना बेहतर डिसीजन, यानी फ्यूचर वार डाटा पर डिपेंड है, डाटा वार उसे बोल सकते हैं। हर युद्ध एक क्लासरूम होता है। दुनिया के बड़े देश रियल टाइम लेसन सीखते हैं, जैसे एयर डिफेंस लिमिट्स है, ड्रोन इफिशिएंसी, नबल वल्नरेबिलिटी। कोई भी देश ओपनली एडमिट नहीं करता लेकिन सभी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि अगला कॉन्फ्लिक्ट अलग जगह हो सकता है। मानव इतिहास में यह युद्ध हमेशा बदलता रहता है। तलवार से बंदूक, बंदूक से मिसाइल और मिसाइल से आज एल्गोरिथम तक पहुंच गया है। लेकिन एक चीज नहीं बदली, मानव निर्णय। टेक्नोलॉजी युद्ध शुरू नहीं करती, इंसान करते हैं। और शायद सबसे बड़ा खतरा हथियार नहीं बल्कि गलत अनुमान होता है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में एक छोटी गलती ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है। अब तक हमने समझा तकनीक, रणनीति, राजनीति और भविष्य का युद्ध, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। यह सबसे और हम सबसे पूछा जा सकता है, यानी भारत से कितना जुड़ा हुआ है यह मॉडर्न वार का कंडीशन। क्या यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई है या इसका असर आपकी जेब तक पहुंच सकता है? भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदते हैं और मिडिल ईस्ट भारत की एनर्जी लाइफलाइन है। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ती हैं, रुपया दबाव में आता है, महंगाई बढ़ती है। यानी युद्ध हजारों किलोमीटर दूर हो लेकिन असर सीधे घर के बजट पर पड़ता है। यानी इकोनॉमिक चेन रिएक्शन को देख सकते हैं। तो ऑयल अगर बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो फूड की प्राइस भी बढ़ जाएगी, और जब फूड की प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। यह डोमिनो इफेक्ट पूरी इकोनॉमी में फैलता है। इसलिए जियोपॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं का विषय नहीं, हर नागरिक की रियलिटी है। तेल सिर्फ ईंधन नहीं है, यह मॉडर्न सिविलाइजेशन की एनर्जी बैकबोन है, ट्रांसपोर्ट की, मैन्युफैक्चरिंग की,